हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन जी अब नहीं रहे। एम एस स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर के एच वाई वी सीड्स को डेवलप किए। उस समय 1960s के दौरान इंडिया अपना ज़रूरत का गेहूं और चावल यूएसए से इंपोर्ट करता था। उस समय PL 480 स्कीम के तहत हम लोग अप्रॉक्स 10 मिलियन टन्स ग्रेन्स यूएसए से इंपोर्ट किया करते थे। और अभी एम एस स्वामीनाथन जी की वजह से ही हम लोग अभी फूड सरप्लस हो पाए। अभी हम लोग वर्ल्ड में 60% ऑफ राइस एक्सपोर्ट करते हैं। और उसी समय सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और हम लोग फूड सफिशिएंट से फूड सरप्लस बन पाए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय हम लोग का यील्ड 60 लाख टन पर ईयर था। वहीं 1962 में यह बढ़कर 1 करोड़ टन हो गया और 1968 में ये 170 करोड़ के आसपास हो गया। तो हम लोग 60 लाख टन पर ईयर से 170 करोड़ पर ईयर एम एस स्वामीनाथन जी के वजह से ही हम लोग आ पाए हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं इंडिया को क्या नीड था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स और की फीचर्स हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे कंट्री पर किस प्रकार से पड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 है वो पहले वाले ग्रीन रेवोल्यूशन का सॉल्यूशन है। तो चलिए इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन का क्यों नीड था। तो 1960 के दौरान इंडिया सेवियर फूड क्राइसिस को फेस कर रहा था ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फ्रीक्वेंट ड्राउट्स एंड डिपेंडेंस ऑन फूड इंपोर्ट्स। उस समय हमारा देश एक्सटर्नल प्रेशर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फेस कर रहा था। हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स से फूड को एक्सपोर्ट करते थे, इसीलिए उस समय हमारा देश फूड एड के लिए डिप्लोमेसी और लीवरेज लेना चाह रहा था। इंडिया सेल्फ रिलायंस और फूड सिक्योरिटी को अचीव करना चाहता था अपने लोगों के लिए, ताकि इंडिया में पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन रिड्यूस किया जा सके। इंडिया चाहता था कि वे अपने एग्रीकल्चर को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करें, एग्रीकल्चर सेक्टर को मोर एफिशिएंट, मोर प्रॉफिटेबल और कॉम्पिटिटिव बनाया जाए ग्लोबल मार्केट में। अब देखते हैं हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक मेजर इनिशिएटिव था जिसका मेन एम था क्रॉप के प्रोडक्शन और क्वालिटी को इंक्रीज करना, स्पेशली गेहूं और चावल, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन एंड मशीनाइजेशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव का बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इंडिया फूड सिक्योरिटी के मामले में सेल्फ रिलायंस को अचीव कर सके, और जो हम लोग अदर कंट्री से फूड इंपोर्ट को लेकर डिपेंडेंस थे उसका रिडक्शन किया जा सकता है, फूड इंपोर्ट रिड्यूस हो सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव का बात करें तो लोगों का इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, ताकि पॉवर्टी और हंगर रिड्यूस हो सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव का बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना, ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मोर एफिशिएंट, प्रॉफिटेबल और कॉम्पिटिटिव बन सके हमारे ग्लोबल मार्केट में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ की फीचर्स की। तो फर्स्ट है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ को इंक्रीज करना, ताकि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है ये एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा ही डेवलप किया गया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड है इन्होंने वेरियस इरीगेशन मेथड को अपनाया गया, जैसे कि ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, डैम्स, स्प्रिंकलर सिस्टम, ताकि जो हम लोग के ऊपर रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो सके और रेगुलर वाटर सप्लाई इंश्योर हो सके क्रॉप्स के लिए। थर्ड है मेजर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए मशीन्स का यूज़ करना, जैसे कि प्लगिंग के लिए सोइंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ड्रिल का इस्तेमाल करना, ताकि जो लेबर कॉस्ट है वो घट सके और इफ़िशियंसी इंक्रीज हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। फोर्थ बात करें तो सॉइल फर्टिलिटी को इन्हेंस करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ करना और क्रॉप को पेस्ट और डिजीज से प्रोटेक्ट करना। फिफ्थ बात करें तो एग्जिस्टिंग फार्मलैंड में डबल क्रॉपिंग करना, विच मीन्स एक ही साल में एक ही क्रॉप लैंड में 2 बार फार्मिंग करना। अक्सर पहले हुआ क्या करता था कि रेनफॉल के समय ही क्रॉपिंग हुआ करता था और रेनफॉल के बाद इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होने के कारण नहीं होता था, तो 2 बार खेती होने से क्रॉपिंग इंटेंसिटी और यील्ड में इंक्रीजमेंट देखने को मिला। सिक्स बात करें तो फार्मिंग एरिया को एक्सपेंशन करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन में आ सके, स्पेशली सेमी एरिड एंड एरिड रीजन यूजिंग इरिगेशन एंड HYV सीड्स।
अब चलिए हम लोग समझते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के कौन कौन से इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है, और जो न्यू हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स है जैसे कि ड्वार्फ व्हीट और राइस, ये पर हेक्टेयर ऑफ लैंड हायर यील्ड देता है एंड हेल्पिंग टू मीट द ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड फॉर फूड। जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो 1978-79 के समय इंडिया के क्रॉप प्रोडक्शन में एक ट्रेमेंडस इंक्रीज देखने को मिला। इंडिया के फूड ग्रेन में हम लोग लगभग 131 मिलियन टन्स अनाज उपजा लिए थे, जो कि पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे नंबर 1 पे इंडिया था। सेकेंड इम्पैक्ट का बात करें तो हम लोग फूड ग्रेन इंपोर्ट में रिडक्शन देखने को मिला। इंडिया इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया। हम लोग व्हीट, राइस और अदर फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने लगे। अदर क्रॉप्स जैसे कि राई, माइज, सोरगुम, बकवीट, बाजरा, रागी, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे। 2020-21 का बात करें तो इंडिया के द्वारा 18.5 मिलियन टन्स ऑफ राइस एक्सपोर्ट किया गया, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट था। और 2020-21 में ही इंडिया के द्वारा 2.1 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट्स को भी एक्सपोर्ट किया गया, जो कि 6 साल में सबसे हाईएस्ट देखने को मिला। थर्ड बात करते हैं हम लोग पॉवर्टी एलिवेशंस की। तो हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के कारण फार्मर्स का इनकम भी ठीक ठाक देखने को मिला। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ही जो हमारे स्मॉल स्केल्स फार्मर थे वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आ पाए बाय इंक्रीजिंग देयर क्रॉप यील्ड्स एंड इनकम लेवल्स। जैसे एग्जांपल का बात करें तो रूरल एरिया में जो पॉवर्टी रेशियो था वो डिक्लाइन होकर, जहाँ की 1993-1994 में जो हम लोग का पॉवर्टी लाइन था, पॉवर्टी रेट था, वो 50.1% था, वो 2011-12 में डिक्लाइन होकर मात्र 25.7% रह गया। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट के कारण ही हो पाया। नेक्स्ट बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण फार्मर के लिए न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज देखने को मिला। सीड्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और साथ ही साथ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल बढ़ाया गया। और इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज बेनिफिट कर रहा है, जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और ग्रेटर एफिशिएंसी को बढ़ावा दे रहा है। और इम्प्रूव्ड सीड्स के कारण ही क्रॉप का जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन हो पाया, और जो हमारा क्रॉप था वो पेस्ट के अगेंस्ट, डिजीजेस के अगेंस्ट और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट मोर रेसिलिएंट हो पाया। और मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स का यूजेस से, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इरिगेशन सिस्टम से जो लेबर कॉस्ट था वो रिड्यूस हुआ और फार्म प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज से रूरल डेवलपमेंट स्टिमुलेट हुआ। एज द फार्म अर्न मोर इनकम, वे कम्युनिटीज़ में इन्वेस्ट करने लगे, जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम रूरल एरिया में बढ़ता हुआ देखने को मिला। जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से रूरल रोड का एक्सपेंशन देखने को मिला। रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन, इरिगेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिछाया गया और रूरल एरिया में कनेक्टिविटी को इंश्योर किया गया। सिक्स्थ बात करें तो लैंड कन्वर्जन में रिडक्शन देखने को मिला। क्रॉप यील्ड से इंक्रीज होने के कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प किया जो हमारा फॉरेस्ट था उसको कन्वर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जाए। जो लैंड कन्वर्जन था उसमें रिडक्शन देखने को मिला। क्रॉप यील्ड इंप्रूव होने के कारण, तो क्रॉप यील्ड इंक्रीज होने से एग्रीकल्चर लैंड को उसी तरह छोड़ दिया गया, फॉरेस्ट लैंड को उसी तरह छोड़ दिया गया, ताकि क्योंकि जो क्रॉप यील्ड था वो तो इंप्रूव हो चुका है, तो एक्स्ट्रा खेत का जरूरत नहीं पड़ने लगा सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण, उसी खेत में यील्ड बढ़ने के कारण। और इसीलिए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल पर देखने को मिला, हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिला। इससे हम लोग बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व कर पाएँ और जो डिफॉरेस्टेशन था वो रिड्यूस हुआ। सेवेंथ बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज होने से बहुत सारे कंट्रीज में ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक की ड्राइवर बनकर उभरा और हायर यील्ड से जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो इंक्रीज हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिला ड्यू टू यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड पेस्टिसाइड एंड सॉइल इरोजन एंड वाटर पॉल्यूशन। जैसे इसमें एग्जांपल का बात करें तो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज पर रिलायंस होने के कारण कुछ कंट्रीज और कम्युनिटीज एक्सटर्नल इनपुट पे दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट हो गए, जो कि एक्सपेंसिव हुआ करता था और मार्केट में उनका रेट फ्लक्चुएशन देखने को मिलता था। सेकेंड चैलेंजेस का बात करें तो इससे बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रॉप लॉस देखने को मिला, एज वेल एज जो इंडिजिनस क्रॉप्स था उसका डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिला और जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग था वो ख़त्म हो गया। जैसे कि एग्जांपल में
जो हमारा वीट और राइस प्रोडक्शन था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण डबल हो गया, वाइल अदर फूड क्रॉप्स जैसे कि इंडिजिनस राइस टाइप्स, मिलेट्स, ये सब डिक्रीज हो गया। थर्ड चैलेंजेस का बात करें तो इससे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिलता है। इससे फार्मर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जैसे कि एग्जांपल में ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण कभी कभी फार्मर सुसाइड से भी लिंक किया जाता है। इससे फार्मर सुसाइड, रूरल इंडिपेंडेंस और ड्रॉट भी देखने को मिला इंडिया में। फोर्थ बात करें तो इसमें क्रॉप वल्नरेबिलिटी इंक्रीज देखने को मिला, जैसे कि पेस्ट, डिजीज, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारे क्रॉप थे वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। फॉर एग्जांपल मोनोक्रॉप राइस और वीट के कारण क्रॉप्स में पेस्ट और डिजीज ज़्यादा देखने को मिलने लगे, जैसे कि गेहूं में ब्राउन प्लांट हॉपर देखने को मिले और इससे जो गेहूं था वो बहुत जल्दी सड़ जाता था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन में चैलेंजेस देखने को मिले हैं, तो क्या ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 क्या उसका सॉल्यूशन है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.8 से 2.0 से जो हमारा एग्रीकल्चर था वो मोर एडेप्टिव और रिसिलियंट बनाने का बात किया जा रहा है, ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट हो सके, कर सके हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो सके और फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर हो सके प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 के फीचर्स का बात करें तो इसमें फर्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 स्ट्रॉन्ग इन्फेसिस देता है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग को के हेल्प से क्रॉप को डेवलप करने के लिए, ताकि क्रॉप क्लाइमेट चेंज, पेस्ट और डिजीज से मोर रेसिलिएंट बन सके। यदि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अडॉप्ट करते हैं तो इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो भी रिड्यूस हो पाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 के सेकंड फीचर का बात करें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे कि जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, ड्रोन को यूज़ करना टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ रिसोर्स सच एज वाटर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। प्रिसीजन एग्रीकल्चर से जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगा और इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट जो कि फार्मिंग करने से फैलता है वो भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 से एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। इससे हम लोग सॉइल हेल्थ को कंजर्व कर पाएंगे, केमिकल इनपुट्स को रिड्यूस कर पाएंगे और एग्रीकल्चर में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजी और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसे चीज़ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। तो अनलाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि सिर्फ फ्यू स्टेबल क्रॉप पर ही फोकस करता था, स्पेशली वीट और राइस में, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेगा, वाइडर वैरायटी ऑफ क्रॉप के कल्टीवेशन को और ज़्यादा इंकरेज करेगा, ताकि क्रॉप में न्यूट्रिशन और ज़्यादा इन्हेंस हो सके और जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं वो रिड्यूस हो सके और बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच की। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 के कारण एक होलिस्टिक व्यू ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, नॉट जस्ट अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन बट ऑल्सो इंक्लूड्स लाइक सॉइल हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, वैल्यू एंड वैल्यू एडिशन। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच से इंटायर फूड सप्लाई चेन को के प्रॉब्लम देखने को मिलता है उसको एड्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस की। तो एफर्ट लगाए जा रहे हैं जो एग्रीकल्चर से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं उसको मिटिगेट किया जा सके, जैसे कुछ एसोसिएटेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का बात करें तो सॉइल इरोजन, वाटर पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखने को मिलते हैं। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मेन एम है इन इफेक्ट्स को मिनिमाइज करना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करना। क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 से क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप वैरायटीज देखने को मिलते हैं, ताकि जो चेंजिंग वेदर पैटर्न है और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि मेंस 2019 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, इंडिया किस प्रकार से बेनिफिट हुआ फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से इन द फील्ड ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर साइंस। तो ये क्वेश्चन आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए है। तो यदि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।